आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बोल रहा है कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है ये संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से 78 में उल्लेख है, यानी कि संघ के कार्यपालिका में। तो वो पता होगा संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होता है, तो उसी प्रकार जो राष्ट्रपति होता है ये संघ के कार्यपालिका में वर्णन होता है। जैसे कि अब कार्यपालिका में कौन कौन आता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महानिवादी शामिल होता है। राष्ट्रपति भारत का राज्य का प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्थिरता प्रतीक है। कौन? राष्ट्रपति। अब बोल रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन यानी निर्वाचित सदन यानी नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदन नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी विधानसभा में निर्वाचित सदस्य में क्या हो सकते हैं? शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, ठीक है, और दिल्ली है ना, और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। मतलब सीधा सा बात है कि जो भी जनता के द्वारा चुना जाएगा डायरेक्टली, वही क्या हो सकता है? पार्टिसिपेट करेगा। जैसे कि आपका विधान परिषद होता है, उसमें क्या होता है? जनता क्या करता है? उसे इनडायरेक्टली चुनता है, यानी वे लोग राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। जब कोई सभा विघटित हो गई तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन में पूर्व हुआ है, संविधान का प्रावधान है कि राष्ट्रपति निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि समान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ की विधिवत समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य प्रत्येक मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है। जैसे देखिए, प्रति विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को 1000 से के गुणनफल से प्राप्त की संख्या के द्वारा भाग देने प्राप्त होती है। जैसे कि एक विधायक का मत का मूल्य इक्वल टू राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसको क्या करना है? 1/1000 से गुना कर देना है। संसद के प्रति सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल को संसद कुल सदस्यों की संख्या भाग देने से प्राप्त होती है, याद रखिएगा। जैसे बोल रहा है एक संसद के मतों के मूल्य सभी राज्यों के विधायकों मतों का मूल्य संसद निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्यों की संख्या, इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको डिवाइड करना पड़ेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। मतों का निश्चित भाग कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले खुद उम्मीदवारों के या केवल एक उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है संख्या में एक जोड़कर प्राप्त होते हैं। भाग देने के भाग पर भागफल जोड़कर, जैसे देखिए निर्वाचित मतों का भाग कुल वेद मत जितना वोट पड़ा है प्लस 1/1 + 2 = 2 हो गया और प्लस 1 जोड़ देना। इससे क्या होगा? आपका मत का वैल्यू निकल जाएगा किसमें? राष्ट्रपति चुनाव में। इधर देखिए, क्या बोल रहे हैं? निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत पर दिया गया है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवार के नाम के आगे वरीयता यानी 1, 2, 3 प्रेफरेंस देना आपको अंकित करनी पड़ती है। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों की उतनी वरीयता आदि दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं। जैसे मान लेते 4 उम्मीदवार हैं, ठीक है, तो मैंने 4 को मान लेते कि पहले जिसको पसंद किया फर्स्ट लिखे, फिर सेकेंड लिखे, मतलब आप वरीयता दे सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो निर्वाचित घोषित हो जाता है, अन्यथा मतों के हस्तांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मतों को रद्द कर दिया जाता है। इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर। जैसे मान लेते हैं
दो दो उम्मीदवार, 2 या 3 उम्मीदवार खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर उसमें वोट दिया रहा है तो बहुत से 543 लोग हैं, MP हैं लोकसभा में, वे लोग वोट देंगे तो वरीयता देंगे 1 2 3, मान लेते हैं कि जो भी 2 व्यक्ति है दोनों का फर्स्ट प्रेफरेंस में सेम हो गया है, फिर क्या सेकंड प्रेफरेंस में लाया जाएगा, जितना जो अधिक लाएगा, मतलब अगर मान लेते फर्स्ट राउंड में फाइनल हो गया, जीत गया, अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर सेकंड राउंड देखा जाएगा। इस प्रकार सारे प्रेफरेंस को देखा जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी विवादों को 4 और फैसले उच्चतम न्यायालय हमारे सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता है, जिसका फैसला अंतिम होता है। अभी देखिए, अभी 2012 तक दिया गया है ना। तो देश के पहले राष्ट्रपति नाम देखिए राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद फिर भी राजेंद्र प्रसाद, मतलब उनका 2 टर्म है। फिर उसके बाद 1962 में डॉक्टर एस राधाकृष्ण, 1968 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1969 में बीबी गिरी, 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद, इन्हीं काल में आपका आया था पटकाल। 1970 में एन संजू रेड्डी, ये निर्विरोध जीत गए थे। 1983 में ज्ञानी जैल सिंह, 1987 में आर वेंकटरमन, 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1997 में KR नारायण, 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 2007 में श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, और 2012 में प्रणब मुखर्जी, 15 में आपका रामनाथ कोविंद हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी, समझ गया, देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। निर्वाचन मंडल किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर यदि उस न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय घोषणा पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे या प्रभावी बने रहेंगे। यानी सीधा सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव जीत गया है और उस समय वह जितने भी डिसीजन लेता है, ठीक है, अगर कोई ऐसा चांस हो गया कि उसके राष्ट्रपति हटा दिया गया उच्चतम न्यायालय द्वारा, तो उस समय जितने भी जो काम किए हुए सब क्या हो गए, सही फैसला, मतलब उसको अब हटा नहीं सकते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, इधर देखिए, संविधान सभा के कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप चुनाव व्यवस्था की आलोचना की थी। राष्ट्रपति के चुनाव को अलोकतांत्रिक बताया, प्रत्यक्ष चुनाव प्रस्ताव किया गया। हालांकि संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष चुनाव को निम्नलिखित कारणों से चुना है। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव का डायरेक्टली चुनाव, जैसे अमेरिका जैसे शहरों में डायरेक्टली चुना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव रखता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र के कार्यकारी होता है तथा मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होता है। यह एक व्यवस्था होती है, यदि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो उसे वास्तविक शक्तियाँ नहीं दी जाती। एक विस्तृत निर्वाचक गुण को देखते हुए राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव अत्यधिक खर्चीला तथा समय और ऊर्जा का अव्यय होता है। यह देखते हुए कि यह एक प्रत्यात्मक प्रमुख ऐसा करना संभव नहीं था। संविधान में सभा के कुछ सदस्यों को सुझाव दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव फिर संसद सदनों के निर्वाचित सदस्य द्वारा होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसे प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि संसद में एक दल का बहुमत होता है और निश्चित तौर पर उसी दल के उम्मीदवार को चुनेगा। ऐसा राष्ट्रपति भारत के सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वर्तमान व्यवस्था में राष्ट्रपति संघ और सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में यह भी कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग गलत है। अनुपातिक प्रतिनिधि का प्रयोग तो 2 अथवा अधिक स्थान भरने होता है। राष्ट्रपति के मामले में पद केवल एक ही है। बेहतर होता है कि प्राथमिक और व्यक्तिगत व्यवस्था कहा जाता है। इसी प्रकार एकल संक्रमण मत के अर्थ के इसी आधार पर आलोचना की जाती है ना। अब देखिए, अब हमारे लिए अब क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति के लिए क्या अर्हता है, यानी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ और देखिए, एक मिनट
देख लीजिए, बोल रहा है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष पार कर चुका होगा या 35 वर्ष होना चाहिए। तीसरा, लोकसभा सदस्य के निर्वाचित होने की अहर्ता यानी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी भी एक पोस्ट पे ना होना चाहिए। एक वर्तमान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार राष्ट्रपति पद के लिए अहम उम्मीदवार होता है। यानी जैसे कि हमारे राष्ट्रपति महोदय, मतलब उन्होंने पहले गवर्नर थे, ठीक है, अब देश के राष्ट्रपति है, तो यानी उनके राज्य के राज्यपाल को लाभ पद के माना जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक चाहिए, तभी कुछ होगा। 50 अनुमानक चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार पर भारतीय रिजर्व बैंक 15,000 रुपया जमा राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले 1/6 प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशि जब्त हो जाती है। 1997 में पूर्व प्रस्तावकों और अनुमानकों की संख्या 10 थी, जमा राशि 2500 थी। 1997 से बढ़ाकर उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीर चुनाव लड़े। मतलब ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोग आलतू फालतू लोग चुनाव लड़े राष्ट्रपति के। इसके कारण क्या हो सकता है, इसीलिए प्रस्तावक 50 अनुमानक 50 कर दिया गया और बैंक कितना 15 जमा करना पड़ेगा। अगर 1/6 वोट न था वो आपका पैसा जब्त हो जाएगा। अब देखो प्रतिज्ञा क्या लेंगे हमारे कोई भी राष्ट्रपति बनेंगे तो, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। अब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वाह करता है, उसी प्रकार शपथ लेनी होती है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, वह संविधान में किसी सदन का राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन में होता है तो उसे पद ग्रहण पहले उसे सदन का त्याग देना पड़ता है। वह किसी अन्य लाभ पद को धारण नहीं करेगा। वह उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन मिलेगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसकी उपलब्धियां भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं की जा सकते हैं। 2008 में संसद राष्ट्रपति का केवल 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख प्रतिमाह और पेंशन से 5 वेतन की आदि प्रतिमाह कर दी गई थी। इसके अलावा भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को पूर्ण सुजित आवास, फोन सुविधा, आहार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालय स्टाफ 60,000 से रुपये प्रतिवर्ष कालीन खर्च मिलता है। राष्ट्रपति के निधन के बाद उसके पति पत्नी को पेंशन मिलती है जो कि राष्ट्रपति मिलने वाले पेंशन आदि होती है। इसके अलावा उन्हें पूर्ण सुसज्जित भवन, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालय स्टाफ 12,000 रुपये प्रतिवर्ष तक कार्यकालीन खर्च मिलता है। राष्ट्रपति को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त है। उसे अपने आधिकारिक कार्यों में किसी विधिक जिम्मेदारी की उन्मुक्ति होती है। अपने कार्य के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्रवाई से उन्मुक्त होती है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत से भी। वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही जेल भेजा सकता है। हालांकि 2 महीने की नोटिस के देने के बाद उसके कार्यकाल में उस पर उसके निजी कृत्यों के लिए अभियोग चला जा सकता है। पदविधि, महाभियोग और पदरिक्ता। राष्ट्रपति की पदविधि उसके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वो अपनी पदविधि किसी भी समय अपने त्याग पर उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्य पर पूरा महाभियोग हटाया जा सकता है। जहाँ तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। वह कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है? हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अब बोल राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है। महाभियोग का आरोप संसद किसी सदन में शुरुआत किया जा सकता है। आरोप को सदन में 1/4 जिस सदन में शुरुआत किया जाए हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस मिलना चाहिए। महाभियोग को प्रसाद 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, दूसरे सदन में भेजना चाहिए। जिसे इन आरोपों को जांच करनी है, राष्ट्रपति को इससे उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इस आरोपों को सही पाता है तो महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि में उसके पद से हटाना होगा। इस प्रकार महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस सदन में 2 बातें ध्यान देने होंगे। संसद दोनों सदनों में नामांकित सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव में भाग
भाग नहीं लिया वो इस महाभियोग भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दिल्ली, पुडुचेरी, केंद्रशासित प्रदेश राज्य विधानसभाओं के सदस्य जिस महाभियोग प्रस्ताव भाग नहीं लेते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग नहीं चलाया गया है। राष्ट्रपति पद रिक्त किस हो सकते देखिए 5 वर्षीय कार्यकाल के समाप्त होने पर, उसके त्याग होने पर, महाभियोग पर के द्वारा उसे पद से हटाने पर, उसकी मृत्यु पर, अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अहक ना हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो। यदि पद रिक्त होने के कारण से कार्यकाल समाप्त होना है तो उस पद को भरने हेतु कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण कोई देरी हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा 5 वर्ष उपरांत भी, जब तक किसी उत्तराधिकारी का कार्यभार न कर ले। संविधान में यह उप राष्ट्रपति होने पर पद रिक्त होने के शासनकरण में बचने के लिए किया गया है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को यह अवसर नहीं मिलता है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करे और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करे। यदि उसका पद, उसकी मृत्यु, त्याग पद, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति चुनाव पद रिक्त होने के 6 महीने भीतर कराना चाहिए। नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। यदि राष्ट्रपति के बाद उसकी मृत्यु, त्याग पद, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद से कार्य करने असमर्थ हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को पुनः पद ग्रहण के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति रूप में चुनकर कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी उपपद रिक्त से होने वाले उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति रूप में कार्य करेगा, उसकी कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। जब कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति रूप में कार्य करता है, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है अथवा संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति शक्ति देखिए तो बोल रहा है कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। देख लीजिए अब बोल रहे हम कार्यकारी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ वही कार्य है भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उनके नाम पर किए जाते हैं। भारत सरकार सभी हो गया वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाला आदेश अनुदेश वैध हो। वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य करे, मंत्रियों को उक्त कार्य का सहज वितरण कर सकें। वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री नियुक्ति करता है तथा उसकी प्रसादन कार्य करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादन अपने पद पर रहता है। वह भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयोग तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों आदि नियुक्ति करता है। वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों में विधायिका के प्रस्तावों पर संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो, किंतु पूरी मंत्रिपरिषद इसका अनुमोदन नहीं किया हो। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। वह केंद्र और राज्य के विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। वह स्वयं और नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों को प्रशासन सीधे संभालता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन शक्तियाँ प्राप्त हैं। विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। वह संसद को बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। वह लोकसभा में विघटित कर सकता है और संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है। किसी अधिष्ठता लोकसभा अध्यक्ष को करता है। वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन संबोधित कर सकता है। वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो तो लोकसभा किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। इस पद का राज्यसभा के सभापति, उपसभापति दोनों पद रिक्त हो तो वह राज्यसभा किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों को 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है।
लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों और मनोनीत कर सकता है। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निरंतरता को प्रश्न निर्णय ले सकता है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। उदाहरणतः भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक और राज्यों की सीमा परिवर्तन, नए राज्य के निर्माण संबंधित विधेयक। जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, विधेयक को अपनी स्वीकृति घोषित कर सकता है। विधेयक को यदि यह धन विधेयक नहीं हो तो संसद पुनर्विचार के लौटा सकता है। हालांकि इस संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन में पुनः पारित करता है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी पड़ती है। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल से जब राष्ट्रपति विचार के लिए सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है अथवा विधेयक को अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, अथवा राज्यपाल को निर्देश देता है कि वह विधेयक को धन विधेयक नहीं हो तो राज्य विधायिका पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। या ध्यान देने की बात है, यदि विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बात है। वह संसद के 17 सत्र की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठकों के लिए 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुवादित करना आवश्यक है और किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। वह महानियंत्रक और लेखा परीक्षक संघ, लोक सहयोग, वित्त आयोग और अन्य की रिपोर्ट संसद में फेमस रख सकता है। वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन दीव शांति विकास सुशासन के लिए विनियम बना सकता है। पुदुचेरी के लिए भी वह विनियम बना सकता है, परंतु केवल जब वह की विधानसभा निलंबित हो अथवा विघटित हो। वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ कार्य निम्नलिखित है। वह धन विधेयक राष्ट्रपति की पुनरावर्तित विषय संसद में प्रस्तुत कर सकता है। वह वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्रीय बजट के संसद समक्ष रख सकता है। अनुवादन कोई मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं जा सकती है। वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी आदेश व्यय और हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। वह राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रति 5 वर्ष के लिए वित्त गठन कर सकता है। न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ निम्नलिखित है। वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की और उच्चतम न्यायालय के उस न्यायालय की नियुक्ति कर सकता है। वह उच्चतम न्यायालय किसी भी विधि या सत्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। और किसी अपराध के दोषी किसी व्यक्ति के दंडादेश निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है। दंड में क्षमादान, प्राणदंड और स्थगित और राहत की माफी प्रदान कर सकता है उन सभी मामलों में जिन सजा संचालनों में दी गई हो, उन सभी मामलों में जिन केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो, उन सभी मामलों में जिनमें दंड का स्वरूप प्राणदंड हो। कूटनीतिक शक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते राष्ट्रपति के नाम पर दिए जाते हैं, हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मामलों भारत का प्रतिनिधि करता है और कूटनीतिक जैसे राजदूतों उच्चायुक्तों की भेजता है और उनका स्वागत भी करता है। सैन्य शक्तियाँ, और भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, जल सेना, वायुसेना प्रमुख नियुक्ति करता है। वह युद्ध और उसकी समाप्ति घोषणा कर सकता है, किंतु यह संसद अनुमति अनुसार होता है। आपातकालीन शक्तियाँ, उपयुक्त साधारण शक्तियों के अतिरिक्त संविधान के राष्ट्रपति को निम्नलिखित तीन आपातकालीन शक्ति दिया गया है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, राष्ट्रीय शासन राष्ट्रपति शासन 1956 और 365 एवं वित्तीय आपातकाल 360 में कहा गया है। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, संसद द्वारा पारित विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके 3 विकल्प होते हैं। अनुच्छेद 11 में बोला गया है। और विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा पूरा विधेयक धन विधेयक नहीं हो तो संसद पुनर्विचार उठा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के लिए अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना पड़ती है। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों को संबंधित वीटो शक्ति होती है। वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ देने के 2 कारण हैं। संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से विसर्जित न किया जाए, विधान बनाने से रोकना और किसी असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए। वर्तमान में राज्यों के प्रमुख वीटो शक्ति देखिए। आंतरिक वीटो अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अपनी राय सुरक्षित रखना। विशेषिक वीटो जो विधायिका द्वारा उस बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सके। निलंबित वीटो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सके। और पॉकेट वीटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को कोई निर्णय लेना। उपचार में से भारत के 3 शक्तियों का अत्यधिक वीटो, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो निहित है। भारत के राष्ट्रपति के सदन में विशेष वीटो का महत्वपूर्ण है तथा यह अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भारत के तीनों वीटो की व्याख्या निम्न है।
इसका संबंध राष्ट्रपति उस शक्ति है जिसे वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने स्वयं सुरक्षित रखता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है कि अधिनियम नहीं बढ़ सकता है। सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। गैर सरकारी संसद विधेयक संबंध अर्थात संसद सदस्य जो मंत्री ना हो प्रस्तुत विधेयक अथवा सरकारी विधेयक के संबंध में जो मंत्रिमंडल त्याग पर दे दे। यह विधेयक पारित हो गया था राष्ट्रपति की अनुमति के मिलना शेष है। अतः नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति देने की सलाह है। 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पीडीसू विनियोग विधेयक पर अपनी निर्णय रोक रखा था। वो विधेयक संसद द्वारा उस समय पारित किया गया जब पीडीसू राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू था, परंतु जब विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति भेजा गया तो राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। पुनः 1991 में राष्ट्रपति डॉक्टर अन्य वेंकटरमन द्वारा संसद में सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संबंधी विधेयक को रोक कर रखा गया था। ये विधेयक संसद द्वारा लोकसभा विघटित होने के एक दिन पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के प्राप्त किए बिना पारित किया गया। निम्नकारी वीटो राष्ट्रपति इस वीटो को तब कर जब किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी बाध्यकारी है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कर निरस्त किया जा सकता है। जैसा कि पूर्व बताया गया, राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में इस वीटो प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या दे सकता, उसे रोक कर रख सकता, परंतु उसे संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब संसद में इसकी पूर्णानुमति प्रस्तुत किया जाता है। पॉकेट वीटो इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है, ना स्वीकृत कर देता है, ना ही लौटाया जाता है, परंतु एक अनिश्चित काल तक विधेयक को निलंबित रखता है। राष्ट्रपति विधेयक पर किसी भी प्रकार के निर्णय देने या देने की सकारात्मक और नकारात्मक शक्ति पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति वीटो की शक्ति प्रयोग इस आधार पर करता है कि इस संविधान से समझ आए किसी विधेयक पर निर्णय लेने कोई समय सीमा तय नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति 10 दिनों के भीतर यह विधेयक पुनर्विचार लौटाना होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत राष्ट्रपति की शक्ति इस संबंध में अमेरिका चाहता है। सन 1986 में राष्ट्रपति जयंत सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम सदन में 30 वीटो का प्रयोग किया गया था। राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित विधेयक को प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंध लगाए और उसकी अत्यधिक आलोचना हुई। 3 वर्ष पश्चात 1989 में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने विधेयक नई राष्ट्रीय सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार इसे रद्द करना फैसला किया। यह ध्यान देने की बात है कि संविधान संशोधन के संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1977 में संविधान संशोधन के विधेयक को राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है। राज्य विधेयक द्वारा राष्ट्रपति वीटो राज्य विधायकों के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ है। राज्य विधायक द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल और राष्ट्रपति यदि विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन लाया गया उस पर स्वीकृति दे देता है। जब कोई विधेयक राज्य विधायक द्वारा पारित राज्यपाल के विचार में स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो अनुच्छेद 200 के निकट 4 विकल्प होते हैं। वो विधेयक अपनी स्वीकृति दे सकता है, वो विधेयक अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, वह विधेयक ना हो तो राज्य के विधायक को पुनर्विचार लौटा सकता है, वह विधेयक राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित किया गया तो राष्ट्रपति का 3 विकल्प होते हैं। वो विधेयक अपनी स्वीकृति दे सकता है, वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वो विधेयक नहीं हो तो राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार लौटा देता है। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना संशोधन करके पुनः विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति को भेजती है तो राष्ट्रपति पर इस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। एक क्या बोल रहा है, केंद्रीय विधायिका सामान्य विधायक के संबंध में स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, वापस कर सकता है। स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, वापस कर सकता है। धर्म विधेयक में बोल रहा है स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, परंतु वापस नहीं कर सकता है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में केवल स्वीकृति दे सकता है, न वापस न अस्वीकृत कर सकता है। स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकृत नहीं कर सकता है, परंतु वापस नहीं कर सकता। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को राज्य विधायिका प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति की वीटो की निरस्त नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त संविधान में समय सीमा भी तय नहीं है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की विचाराधीन रखे विधेयकों पर राष्ट्रपति कब अपने निर्णय दे, इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधायकों के सदन में पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। तालिका 7.2 में देख सकते हैं आप। संविधान के अनुच्छेद 1923 के तहत राष्ट्रपति को संसद में 7 वर्ष अवधि में अधिदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन आदेशों का प्रभाव शक्तियाँ संसद द्वारा बनाए कानून की तरह होती है, परंतु ये स्वीकृति अल्पकालीन होती हैं। राष्ट्रपति को अधिदेश जारी करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्तियाँ यह शक्ति उसी अप्रत्याशित तथा अविलंबकारी मामलों में निपटने के लिए दी गई है, परंतु इस शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित 4 सीमाएं हैं।
अधिदेश तभी केवल जारी जा सकता है जब संसद दोनों सदनों में किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा हो। अधिदेश तभी उस समय जारी किया जा सकता है जब संसद में केवल एक सदन का सत्र चल रहा है, क्योंकि कोई विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है, न केवल एक सदन के द्वारा। जब संसद दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो तो उस समय जारी किया गया अधिदेश अमान्य होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के अधिदेश तभी जारी करने की शक्ति विधायिका के समांतर शक्ति नहीं है। जब कोई अधिदेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थितियाँ ऐसी है कि उसकी तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। कूपर के 1970 के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रचिन्ह लगाया जा सकता है। इसका अर्थ यह कि राष्ट्रपति द्वारा अधिदेश जारी करने के निर्णय न्यायालय के इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि राष्ट्रपति विचारपूर्वक संसद के एक सदन अथवा दोनों सदनों को कुछ समय के लिए स्थगित कर विवादास्पद विषय में अधिदेश प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद को नजरअंदाज किया गया है। फिर संसद के अपराधिकार की परिवर्तन हुई है। 38 संसद अधिनियम 1975 में कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और नहीं होगी, न्यायिक समीक्षा परे होगी, परंतु 44 संसदों ने इस बात का ऊपर लोप कर दिया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। सभी मामलों में अधिदेश जारी करने की शक्ति केवल समयावधि को छोड़कर संसद के कानून बनाने की शक्ति समस्तीपूर्ण है। इसकी दो व्यवस्थाएं हैं। अधिदेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। अधिदेश को वही संवैधानिक सीमाएं होती है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती हैं। अतः एक अधिदेश किसी भी मौलिक अधिकार लोककरण अथवा उसके से छीन नहीं सकता है। संसद द्वारा सत्रहवें की अवधि में जारी किए गए अथॉरिटी अधिदेश संसद पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संसद दोनों सदनों में अधिदेश पारित कर देती है तो वह कानून को रूप धारण कर लेता है। इस पर संसद कोई कार्रवाई नहीं करती है तो संसद दोबारा बैठक 6 हफ्ते के पश्चात अधिदेश समाप्त हो जाता है। यदि संसद दोनों सदनों में इसका निरुपण कर दिए तो निर्धारित 6 हफ्ते की अवधि में पहले भी समाप्त हो सकता है। इस संसद दोनों सदनों को अलग अलग तिथियाँ पुनः बैठक बुलाया जाता है। 6 सप्ताह के बाद वाली तिथि गिने जाएंगे। इसका अर्थ है किसी अधिदेश को अधिकतम अवधि 6 महीने संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 हफ्तों की होती है। संसद दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। यदि कोई अधिदेश सभा पटल पर रखने के पूर्व समाप्त हो जाए तो इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध और प्रभावी रहेंगे। राष्ट्रपति भी किसी समय अधिदेश को वापस ले सकता है। हालांकि राष्ट्रपति आदेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता नहीं है और किसी भी अधिदेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी करता है अथवा वापस लेता है। एक विधेयक की भांति अधिदेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है अथवा इसे पिछली स्थिति से प्रभावित किया जा सकता है या संसद किसी भी कार्य और अन्य अधिदेश को संशोधित अथवा निरसित कर सकता है या किसी भी विधि को परिवर्तित कर संशोधित कर सकता है। हालांकि संविधान संशोधन हेतु अधिदेश जारी करने नहीं किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति की अधिदेश जारी करने की शक्ति अनोखी है और अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन में रोक नहीं की जाती है। अधिदेश जारी करने की शक्ति पक्ष में डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि अधिदेश जारी करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को उस परिस्थिति में निपटने के लिए जो बुनियादी आकस्मिक और अचानक उत्पन्न होती है तब जब संसद में सत्र कार्यरत नहीं हुआ। यहाँ पर यह सच है कि राष्ट्रपति अधिदेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 352 वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल में कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रपति युद्ध, महाआक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में इसे अधिदेश जारी कर सकता है। लोकसभा के नियम के अनुसार जो कोई विधेयक किसी अधिदेश पर स्थान देने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय अधिदेश जारी करने के कारण परिस्थितियों को भी सदन में समझ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब तक राष्ट्रपति के आदेश पुनः जारी करने के संबंध में कोई मामला उच्च न्यायालय प्रस्तुत नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय में निर्णय यहाँ तक काफ़ी संगत है कि उसमें न्यायालय ने कहा गया कि सन 1987 के बीच बिहार के राज्यपाल 1956 अधिदेश जारी किए हैं। इन्हें समय समय पर पुनः जारी कर 1 से 14 वर्ष तक प्रभावी रखा गया। न्यायालय ने कहा कि अधिदेश की भाषा परिवर्तन के बिना विधानसभा द्वारा विधेयक पारित करने का प्रयास करके अधिदेश को पुनः प्रकाशन करना संविधान का उल्लंघन है। इस प्रकार पुनः प्रकाशित अधिदेश रद्द होने चाहिए। यह भी कहा गया अधिदेश द्वारा विधि की बनाने की वैकल्पिक शक्ति को राज्य विधायिका की विधायक शक्ति को विकल्प नहीं बनाना चाहिए। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति संविधान के 72 में राष्ट्रपति को पुनः उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है जो निम्नलिखित मामले में संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के दिए दंड में, सेना अदालत द्वारा किए गए दंड में और यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड में हो।
राष्ट्रपति को शक्ति न्यायपालिका सदन है, वह एक सरकारी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति शक्ति को प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय के पेश नहीं किया होता है। अर्थात राष्ट्रपति की शक्ति के दो रूप है। विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती सुधारने के लिए, यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो उसका बचाव प्रदान करने के लिए। राष्ट्रपति की समझ शक्ति के लिए क्षमा, इसमें दंड पंजीकरण दोनों हटा दिया जाता है। दोषी को सभी दंड तददेश और निहत्तों से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण, इसका अर्थ है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। उदाहरण के लिए मृत्युदंड को लघुकरण, कठोर कारावास में परिवर्तित करना, जिसे सशंता कारावास में परिवर्तित किया जाता है। परिहार, इसमें अर्थ है कि दंड की प्रकृति परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। उदाहरण के लिए 2 वर्ष कठोर कारावास को 1 वर्ष कठोर कारावास में परिवर्तन कर देना। विराम, इसका अर्थ है किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता अथवा महिलाओं की गर्भावस्था का अवधि के कारण। विलंबन, इसका अर्थ है कि किसी दंड, विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना, जिसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल भी संविधान में शक्ति पर रखता है। अतः राज्यपाल भी किसी दंड को क्षमा करना, अस्थायी रूप से रोक लगाना, सजा या हो सजा की अवधि में कम करना कर सकता है। वह राज्य की विधि के विरुद्ध अपराध के दोषी व्यक्ति को सजा को निलंबित कर सकता है, दंड की स्वरूप बदल सकता है और दंड की अवधि कम कर सकता है, परंतु निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में राज्यपाल संविधान कर शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। भिन्न है, राष्ट्रपति सेन न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता है। राज्य विधि द्वारा मृत्युदंड की सजा को क्षमा कर सकते राष्ट्रपति नहीं है, ना कि राज्यपाल में। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, दंड का स्वरूप परिवर्तित अथवा दंडावधि कम कर सकता है। इस शब्द में मृत्युदंड के निलंबन, दंडावधि कम करने, दंड का स्वरूप बदलने के अवधि में राष्ट्रपति की शक्तियाँ समान है। उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति की संवादन शक्तियाँ विभिन्न मामलों में अध्ययन के निम्नलिखित बताए गए हैं। दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति प्रमाणी का पुनः अध्ययन कर सकता है, उसका विचार न्यायालय के भिन्न हो सकता है। राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल परामर्श करेगा। राष्ट्रपति को अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति केवल दंड पर राहत दे सकता है, बल्कि प्रमाणिक भूल के लिए राहत दे सकता है। राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उच्चतम न्यायालय कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति की इस शक्ति का कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, इसलिए सिवाय जहां राष्ट्रपति के निर्णय स्वेच्छाकारी, विवेक रहित, दुर्भावना अथवा भेदभावपूर्ण हो। जब समाधान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति को रद्द कर दिए तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है, फलस्वरूप राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की निहित होती है। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों को प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की सहायता से सलाह स्वीकार करता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राष्ट्रपति को वास्तविक स्थिति निम्न बताया गया। भारतीय संविधान में भारतीय संघ की कार्यपालिका में एक प्रमुख होगा, जिसे संघ का राष्ट्रपति कहा जाता है। कार्यपालक उपाधि अमेरिका का राष्ट्रपति याद दिलाती है। नाम से समानता, अतिरिक्त अमेरिका प्रसिद्ध सरकार और भारतीय संविधान के तहत अपनाई गई सरकार में अन्य कोई समानता नहीं है। सरकार की अमेरिका व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्था कहा जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। अमेरिका को राष्ट्रीय व्यवस्था में कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियाँ राष्ट्रपति नहीं होती है। भारतीय संविधान में अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की स्थिति होता है। वह राष्ट्र का प्रमुख होता है, कार्यकारी नहीं होता है। वह राष्ट्र के प्रतिनिधि करता है, उस पर शासन नहीं करता है। वह राष्ट्र के प्रतीक है, वह प्रशासन में औपचारिक रूप से सम्मिलित है अथवा एक मोहर के रूप में उसके नाम पर राष्ट्र के निर्णय लिए जाते हैं। वह मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्भर करता है, वह उसकी सलाह के विरुद्ध अथवा उसकी सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकता है। अमेरिका राष्ट्रपति किसी भी सचिव को किसी भी से हटा सकता है। भारत राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई करने की शक्ति नहीं है जब तक उसके मंत्रियों की संसद में बहुमत हो। राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थिति समझने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 53, 74, 75 प्रावधानों को संशोधन किया गया है। देखिए कुछ दिया गया आर्टिकल 52 में कहा गया भारत के राष्ट्रपति, 53 बोला कि संघ की कार्यकारी शक्ति, 54 राष्ट्रपति का चुनाव, 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, 56 राष्ट्रपति का कार्यक्रम, 57 पुनर्विचार के लिए अहर्ता, निर्वाचन के लिए 58 में राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता,
59 में राष्ट्रपति का कार्यवाही दशाएं, 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, 61 में राष्ट्रपति की महबूब प्रक्रिया, 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति और पूर्ति के चुनाव के समय, 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति रूप में कार्य करना, 71 राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले, 72 राष्ट्रपति की क्षमता इत्यादि शक्तियाँ, कतिपय मामलों में दंड का स्थगन, 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति परामर्श में सहयोग प्रदान करना, 75 राज्यों को संबंधित प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि, 73 भारत के महानिवादी, 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन, 78 राष्ट्रपति की सूचना प्रदान करने संबंधी प्रधानमंत्री दायित्व आजादी, 85 संसदीय सत्र 57 भंग करना, 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों को सहमति प्रदान करना, 112 संघीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण, 127 राष्ट्रपति के आदेश जारी करने की शक्ति, 147 राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय की सलाह देने की शक्ति। संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति निहित होगी, वह परोपरोगी संविधान के अनुसार समय या अपने अधीनस्थ अधिकारों द्वारा करेगा। 53 राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह के लिए प्रधानमंत्री नेतृत्व की मंत्रिपरिषद होगी, संविधान के अनुसार इसका कार्य कर्तव्य उस सलाह पर निर्वहन करना होगा। 74 मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 यह उपबंधीय संसदीय व्यवस्था नींव है। संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लागू किया गया है। राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। और 44वें संशोधन 1978 में जनता पार्टी द्वारा लागू किया गया। कहा गया कि राष्ट्रपति को अधिकार व समानता अथवा अन्यथा रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहा सकता है। हालांकि पुनर्विचार के लिए बात की गई सलाह मानने के लिए वह बात है। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति एक बार किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को पास भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार दी गई सलाह को मानने से बात है। 19 अक्टूबर 1997 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति के नारायण को उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति शासन 56 के अंतर्गत लाने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने इस मामले पर पुनर्विचार करके लौटा दिया। तब मंत्रिमंडल ने मामले को आगे बढ़ाने के निर्णय लिया। इस पर विदेशी कल्याण सिंह की नेतृत्व वाली सरकार बच गई। पुनः सितंबर 1998 राष्ट्रपति के नारायण ने बिहार के राष्ट्रपति संघ लगाने और संबंधित सलाह को पुनर्विचार लौटा दिया। कुछ महीने पश्चात उन्होंने पुनः वही सलाह दी। केवल तभी फरवरी 1999 में बिहार के राष्ट्रपति संघ लगाया गया। यदि भी राष्ट्रपति में कोई संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है, परंतु उसके पास कुछ परिस्थितियों में विवेक स्वतंत्रताएं हैं। राष्ट्रपति लिखित परिस्थितियों में अपनी विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। वह लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर अथवा प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो उसकी कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो तो वह प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि वह सदन में विश्वासपात सिद्ध न हो। वह लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया। थैंक यू दोस्तों।